नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप का जो हमने पार्ट रखा है, इसमें हम जो डेटा कम्युनिकेशन है, जो नया नेटवर्क है, उसकी प्रैक्टिकल शुरुआत इंडिया के अंदर कैसे की गई, मैं उस बारे में बात करने वाला हूं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है बताते हुए कि जब इंटरनेट की शुरुआत की गई थी तो उसका भी एक मैं हिस्सा रहा हूँ। हमारे देश के अंदर जब इंटरनेट पब्लिक को देने की बात की गई थी, तो हमें मौका मिला। उस समय हम लोग दौर में हमारी नौकरी शुरुआत हुई थी, तो हमें एक मौका मिला गया था कि कैसे हम जितने भी सिस्टम्स है उसको ऑनलाइन किया जाए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल एक बहुत बड़ा संस्था रही है, और अभी भी है, और आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि पूरा जो देश का मेन नेटवर्क है उसी के पास में है और यही मेंटेन करेगा। तो सन 2003 के बारे में बात कर रहा हूँ। 2003 में ये अपने आप में न इंडिया में, पूरे एशिया में नंबर वन कंपनी रही है। और उस समय ये गवर्नमेंट, अभी उस समय भी 100% गवर्नमेंट के पास थी और आज भी 100% गवर्नमेंट के पास है। तो मैं अपनी बारे में बात करता हूँ। मेरी नौकरी के बाद हम सबकी जो पोस्टिंग हुई, वो पोस्टिंग हुई थी बागपत ज़िले में। बागपत ज़िले उस टाइम पे मेरठ का हिस्सा हुआ करता था, बाद में ज़िला बनाया गया। तो बागपत ज़िले में एक चूंकि गांव इतना बड़ा है कि वहाँ पे बड़ौत एक लोकेशन है बागपत के अंदर, जो लोग इधर के होंगे शायद नाम सुना होगा। तो वहाँ पे आज भी अभी तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन उस समय ऐसा था कि लोग 5 बजे के बाद वहाँ पे लोग, इंसान अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, रहते थे अंदर। तो जितना बड़ा एरिया है बहुत सुनसान हो जाता था। और वाहन भी, जो साधन भी है वो नहीं चलाते थे रात में। तो उस समय हमारी पोस्टिंग, हम जितने लोग थे हम सब, क्योंकि बागपत बड़ौत एक तरह का पनिशमेंट पोस्ट बताया गया था उस टाइम पे। पनिशमेंट मोड का मतलब होता है डिपार्टमेंट में किसी के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको कहाँ पोस्ट किया जाए, उसको लोकेशन से हटाकर उस जगह पे भेज दिया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे बागपत बड़ौद में उस टाइम पे दो लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक तो जो पनिशमेंट किए गए होते थे, और एक हम जैसे नए, जैसे आपकी कहीं नौकरी लगेगी तो आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि कहाँ पोस्टिंग मिल रही है, नौकरी मिल जाए। सबसे पहली बात तो ये, पोस्टिंग कहीं भी होगी हम कर लेंगे। तो हम लोग के साथ भी यही था कि हमारी भी पोस्टिंग कहीं भी हो जाए हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जब वहाँ जाके पता चला कि भैया ऐसा इन्वायरमेंट है, ना सिनेमा हॉल है, ना घर है, ना कुछ है, सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। और आज की तरह नहीं कि हर फ्राइडे को मूवी बदल जाती है, इंटरनेट की दुनिया थी नहीं उस टाइम पे। ये बात मैं बात कर रहा हूँ 2001 से लेकर 2003 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो उस समय लाइफ बड़ा कठिन था। और जब मैं वहाँ गया तो 3 सिनेमा हॉल होते थे उस समय। तो एक सिनेमा हॉल में आप सोच सकते हो, एक शोले मूवी लगी थी, करीब 12 साल से लगी थी। तो ऐसी स्थिति हुआ करती थी। नई मूवी बड़े मुश्किल से लगती थी, और मूवी बनती भी कम थी उस टाइम पे, क्योंकि उस समय तक जो मूवी, जो आपका फिल्म था, वो इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। फिल्म इंडस्ट्री का डिक्लेरेशन बाद में किया गया। ठीक है। तो उसके शाम के टाइम में क्या होता था कि हम लोग बोर होते थे, नए नए थे भाई, हमारी कोई फैमिली थी नहीं, तो हम 5 कुंवारों को वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया था कि आप चलो भाई, नई नौकरी लगे, जाओ बड़ौत में, अपना जलवा दिखाओ, सीखो जो भी कुछ करना है। ठीक है। तो उस समय एक बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी कि शाम के टाइम में, क्योंकि गर्मी के टाइम में हमारी नौकरी लगी थी, तो शुरू शुरू में बड़ा जोश रहता है। जब नौकरी लगती है ना, शुरू में बड़ा जोश रहता है, नौकरी हम ये करेंगे। तो एक हफ्ते में हमने सारा घूम घाम के खत्म कर दिया पूरा एरिया। ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे गर्मी पहले बड़ा वो था, मतलब जो एसी जो लगाते हैं ना घर में, उसको लगाने के बड़े नियम थे। आज नहीं कि हर कोई भी एसी लगा ले, अपने घर में लगा ले। एसी लगाना बड़ा वो था, मतलब बड़ी बात थी। और उसके लिए नियम बनाए गए थे कि एसी उसी रूम में लगाया जाए जहाँ जरूरत है, दरवाजे में। यानी आप किसी सरकारी ऑफिस में भी जाएंगे ना, तो जो सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर होते थे उसके रूम में ही एसी लगाए जाते थे, या जहाँ जरूरत होती थी वहां पे एसी लगाया जाता था। ठीक है। और जितने भी स्पीच रूम होते थे पूरे बागपत बड़ौत में, स्पीच रूम के अंदर ही केवल एसी मिला, और कहीं एसी नहीं होता थे। ठीक है। तो आपको मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ सिखाता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ये आपको तो नेटवर्क ध्यान ही होगा, इसके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत जरूरी चीज़ है। तो हम लोग, ये जो स्पीच रूम है ना, यही एसी रूम होता था, जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये स्पीच रूम ही हमारा एसी रूम हुआ करता था, राइट। ये हमारा एसी होता था, राइट। ठीक है।
तो हम लोग कुंवारे थे, तो एसी रूम में किसी को आना जाना अलाउ नहीं था, बहुत ही सीक्रेट, क्योंकि सब लोग जो बात करते हैं यहीं से होके जाता है, यहीं से जाता है। तो यहाँ किसी को अलाउ नहीं था। हम लोग नए थे, यहाँ खूब अपना यहीं पे बिस्तर लगा दिया, यहीं पे सो जाते थे, रात में एसी है, अपना टाइम पास कर रहे थे जब तक फर्दर कोई आगे का प्लानिंग ओके नहीं होता था। अब बोर होने लगे, एक एक हफ्ता बीत गया, कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ते के बाद हम लोग बोर होने लगते थे, ठीक है। तो एक रात हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे पास आज आप बहुत अच्छे समय में हैं, आपके पास इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो इजीली अवेलेबल है कि आप कभी भी बाहर की दुनिया से जुड़ सकते हैं। हमारे लिए आसान नहीं था इसलिए, लेकिन मेरी जो हम लोग की पोस्टिंग चूंकि टेलीकॉम सेक्टर में हो गई थी, तो सबसे बड़ी बात हमारी पोस्टिंग ही सिक्स रूम में हो गई, ठीक है। तो या अगल बगल के जो भी थे, जितने भी हम सब चार पांच लोग थे, हम लोग यहीं पे सोते थे, अपना बिस्तर, कोई मना नहीं था, आराम से बेड लगा के सोते थे कि रूम हमारा इंचार्ज, मैं जैसा चाहूँ रहूँ। जैसे कि अभी भी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, इस रूम में जब चाहूँ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ऐसे वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। अब एक दिन हमारा बोर है कि टाइम कैसे पास करें, तो एक दिन हमारा दिमाग खटक गया, 15-16 दिन नौकरी के 15वें या 16वें दिन, तो ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो इसी रास्ते तो होके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दिमाग घूम गया और हमने क्या किया, यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या बात करता था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ सुनोगे, पता नहीं चलेगा कि आपकी बातें कोई सुन रहा है। तो मुझे ये पता चल गया था, करीब 2.5 साल रहे हमारे कब निकल गए पता ही नहीं चला। जैसा मूड होता था हम वहाँ पे लगा देते थे। रात में बहुत सारे लोग बातें करते थे, सारी चीजें हमें सुनाई देती थी, जो कि इलीगल था, पॉसिबल नहीं था, लेकिन जो इंचार्ज होता है उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग उस चीज़ का पावर का जो भी था, हम लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लिया उसके, कि चलो भाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग सभी वो कर सकते हैं, या तो टेस्टिंग पर्पज के लिए हम लोग सुन सकते हैं, या एफआईआर दर्ज हुई हो, सीबीआई पुलिस या कोई भी जब वो मांग रहा होता तभी हम ये काम कर सकते थे, ठीक है। तो हम तो चूंकि वर्किंग में थे तो हम कभी भी टेस्ट कर सकते थे, तो टेस्ट के नाम पे हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते थे, ये हमारे पास अथॉरिटी थी, हमने इस अथॉरिटी का यूज किया। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग अभी जैसे मैं और आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बीच में जो कहीं ना कहीं इस तरह का अरेंजमेंट होता है, तो आप एक कभी भ्रम में ना रहें कि हमारी एक दूसरे की बात बीच में किसी को पता नहीं, डेफिनेटली पता हो जाती है रास्ता। हाँ, सिक्योरिटी पहले से कई गुना टाइट कर दी गई है, वो अलग मैटर है कि इतना आसान नहीं है कि आप किसी की बातों को सुन सकें, ठीक है। वो बहुत टाइट होगी, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन आप अच्छी तरह समझ जाइए कि हाँ, कहीं ना कहीं लूप खोल देता है जिससे आप इस चीज़ों को पकड़ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये था सिक्योरिटी कि भाई ये आप कभी भ्रम में ना रहे कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट में रहता है, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं पहले, और हमारा वो दिन भी हमें याद होता है कि जब हमें पहली तनख्वाह मिली थी, ठीक है। तो हमारी जो पहली तनख्वाह थी वो आपका मैनुअली, आपने मूवी देखा होगा ना, आज की तरह नहीं है कि तनख्वाह आप गए और आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप अकाउंट से खर्चा कर लेंगे, वो जमाना। हमारे टाइम में जो सैलरी मिलती थी वो बड़ा ही कठिन था। हमारे टाइम में जो सैलरी मिलती थी उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि पहले मैनुअली लेते थे। आज मान लो पहली तारीख है, तो आज क्या करते थे, हमारे जो कैशियर होते थे, जो अकाउंट डिपार्टमेंट के होते थे, बैंक में जाते थे, एक बड़े से बॉक्स में खूब लाखों रुपए भर के ले आते थे, और एक टेबल चेयर पे बैठ जाते थे सिक्योरिटी के साथ, और सबको लाइन में बुलाते थे, आ जाओ पैसे लो। तो हमने पहली तनख्वाह ऐसे ली। उसके बाद बैंकों में पैसे जमा हुए, ये सब काम बहुत हुए। जब बैंक में पैसा जमा हुआ तो उसके बाद उसी समय हमारे देश के सिर्फ समय बदला है, चेहरे बदले हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो पहले जो आपका उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। तो समय बदला, आज क्या है, मोदी साहब हैं और अमित शाह है। तो मुझे बिल्कुल, मुझे फर्क नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं आज भी वहीं पहुंच गया हूँ जहाँ उस टाइम पे थे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोली कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी LIC ऑफिस है, पहले की इंश्योरेंस कंपनी होती थी LIC, उन सब में पैसा जो है, आप कहीं भी किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, अब उन सबका पैसा अलग अलग शाखाओं में नहीं कि आपका जो ब्रांच उसी में जाके जमा करना है, आप किसी भी शाखा में जाके सारा पैसा एक ही जगह से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आज आप समझ सकते हैं ऑनलाइन का मतलब क्या है, हम कहीं भी जमा करें आपका पैसा बैंक में चला जाता है, ठीक है। तो ये काम उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि चलो इसका उद्घाटन करेंगे, 15 दिन का टाइम किया, बड़ौत में इसका उद्घाटन होना था। और
हमारा समय बहुत अच्छा था, किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम लोग उस समय नए भर्ती हुए थे, तो उन्होंने 5 लोगों का सिलेक्शन किया। एक आईएएस थे, एक आईपीएस थे, 2 इंजीनियर थे, और एक आपका तकनीकी सहायक हमें दे दिया गया था। ठीक है, तो हमें 5 लोगों का सिलेक्ट किया, ये जानबूझ के इन 5 का सिलेक्शन किया गया था, और देखा गया कि क्या इनके पास समय है, क्वालिफिकेशन देखी गई, और ये पूरा टाइम दे सकते हैं, और 15 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करना है। हमसे पूछा गया, हमने कहा हाँ सर हम बिल्कुल कर देंगे, तो हम लोग नए थे, तो हर काम जो रहता, नया काम, प्रधानमंत्री जी का फोटो आएगा, नाम आएगा, प्रचार आएगा, तो सब हम लोगों ने किया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि बीएसएनएल में, या मैं पहले की बात करूं, पुराने टाइम में कोई भी कंपनी कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं लेती, जरूरत नहीं पड़ती थी। बाद में पहले प्राइवेट ने लिया, फिर गवर्नमेंट ने कंप्यूटर साइंस की भर्ती शुरू करी, लेकिन बीएसएनएल में जो भर्ती होती थी वो कंप्यूटर साइंस या आईटी वालों की भर्ती उस टाइम पे नहीं होती थी, उस टाइम पे। ठीक है, तो हम सब में क्या था, जो आईएएस था वो नॉन टेक्निकल था, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। ठीक है, और जो एक आईटीआई जो टेक्नीशियन था वो डिप्लोमा आपका वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का था, और दूर दूर तक कंप्यूटर का कोई ना। हम लोग जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो हम लोग कंप्यूटर को, जैसे आज भी आपके मन में शायद ऐसा होगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना, उतना आप उतना सीरियस नहीं होते। कंप्यूटर साइंस वाला होता है वो कहता है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या लेना ना, कम्युनिकेशन से क्या, उतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि उसे अपना ब्रांच में जो मेन पर्सन दिखता है उसमें तो हम लोग फोकस कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा होता है उस पर हम लोग उतना सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, यही हमारे मन में भी था, हम लोगों ने अपना कंप्यूटर से, हमारे ऐसा नहीं था हमारे सिलेबस में नहीं था, सब कुछ था, सी भी बताई गई थी, लेकिन हमने कभी भी कंप्यूटर पे हाथ नहीं लगा, और अपनी इंजीनियरिंग कैसे की हमें मालूम है, अपने सब्जेक्ट में बस दूसरे का नहीं। लेकिन वही चीज हमारे सामने आ गई प्रैक्टिकल रूप में, तब हम लोगों को बड़ा मुश्किल लगा। तो पहले मैं आपको एक, जब मुझसे पूछा कि आप सर। लोगों, yes, हेलो। कुछ कहना है श्रीकांत, हाँ सर। बोलो। सर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, ये सब प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन में काम आता है। अगेन रिपीट, आपकी बात स्लो हो गई मेरी की, सर क्या पढ़। इसी सर इसी में जो हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन, तो ये सब का जरूरत मतलब रियल लाइफ कम्युनिकेशन में काम आता है। बिल्कुल आता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो उस समय हम चीजों को नहीं मानते। देखो अभी भी इंजीनियरिंग में लोग अभी भी जो कम्युनिकेशन फील्ड में आ जाएंगे तो उन्हें साइन थीटा कॉस थीटा का तो मतलब समझ में आएगा। नहीं तो बचपन से सबको पढ़ाया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री तो सब पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो बंदे कभी ये नहीं, आप भी नहीं अभी समझ पाएंगे जब तक आप कम्युनिकेशन में आएंगे। आप धीरे धीरे आपको सिग्नलिंग जब पढ़ना शुरू करेंगे एमटेक में जाके, जब वहाँ एक डीएसपी होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वो जो आप बोल रहे हो वही वाला, ठीक है ना, तब उसमें ये सब का चीजें शुरू होती हैं। तब हमें ये समझ में आता है, और हम जब फील्ड में जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें कितना अंटीना को कितना एंगल पे रखना, क्या रखना, तब हमें उस समय ये समझ में आता था, हम इसलिए पढ़ रहे थे। लेकिन जो भी स्टूडेंट या जो भी पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, अगर वहाँ पे उस जगह नहीं पहुंचे तो कहेंगे मैंने, मेरा तो साइन थीटा पढ़ना बेकार रहा। बेकार इसलिए बोलते हैं कि भाई वो तो यूज नहीं किया इसलिए कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं यूज होता है। तो बचपन से जो स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट का माइंड बहुत ही, जैसे आप लोग हैं, आपका माइंड उतना भरा नहीं होता, भरा पूरा नहीं होता, प्रेशर नहीं होता आपके पास में। आप क्या प्रेशर है आपका, आपका प्रेशर है परीक्षा पास करना, नौकरी मिल जाए, अपनी जिंदगी बन जाए, बस इतना ही प्रेशर है। लेकिन जिस दिन आप शादी कर लोगे, जिस दिन लाइफ में आ जाओगे, आपकी पूरी चीजें बदल जाएंगी, तब आपको लगेगा अरे यार कितना प्रेशर है, कॉलेज वाला टाइम ज्यादा अच्छा था। तो उसी तरह से जब हम लोग साइन थीटा कास थीटा पढ़ते लोग, जब स्टूडेंट या सिलेबस बनाया जाता है उसमें मान के चलते हैं कि जो भी स्टूडेंट है उनका माइंड इन सब चीजों को झेल सकता है, और कौन सी चीज उसके काम आ जाए। ठीक है ना, भले हम इंजीनियरिंग पढ़ते, देखो मेरा बचपन से रोज मेरे इंजीनियरिंग में कोई रुचि नहीं थी मेरी। ठीक है, लेकिन हमारे फादर कहते थे कि भाई नौकरी अभी केवल इंजीनियरिंग में रखा है, तो पहले तुम्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, फिर तुम्हारी जो रुचि है वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको दिखाओ। मैंने बात मान ली कि उनका एक्सपीरियंस था, तो हमने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अपना अच्छा होता चला गया। माइंड हमारा भगवान ने अच्छा दिया था तो सब कुछ करते चले गए, और मुझे पता ही नहीं चला कितनी बार मैं टॉपर बना, हाई स्कूल का भी स्टेट टॉपर रहा, इंटर का भी रहा, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा था जो भी मतलब। लेकिन उसका मतलब ये नहीं मैं इंजीनियरिंग मुझे बहुत अच्छे आते थे मेरे माइंड से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। ठीक है, तो ये काम मैंने अब पूरा किया, आफ्टर इंजीनियरिंग और एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, तब मैंने एमए हिस्ट्री में किया। अभी इस समय एमए हिस्ट्री में हूँ, और पीएचडी भी मेरा हिस्ट्री में ही कर रहा था। अब मैं इंटरेस्ट पूरा कर रहा हूँ क्योंकि अभी आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इनके लिए बहुत सारे प्रेशर है। तो आपने जो पूछा है सारी चीजें काम आती या नहीं आती, ये अभी आपका सोचने का काम नहीं है।
आप हो सकते हो कि ऐसे फील्ड में चले जाओ कि जहाँ पे इनका यूज हो जाए, तब आपको लगे हाँ ये हमने सही पढ़ा था। जो चीज आपके जैसे यूज में नहीं आएगा तो कहोगे तो बेकार हो गया था। उसी तरह से ये आपको अभी ये काम नहीं है कि आपके काम आएगा या नहीं आएगा। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तक इस चीज का कोई लेना देना नहीं होता। ग्रेजुएशन सिर्फ ये डिसाइड करता है कि हाँ आप किस फील्ड की तरफ बढ़ रहे हो अपने कैरियर को बनाने के लिए। असली जिंदगी शुरू होती है जब आपकी नौकरी लग जाती है, फिर उसके बाद आप नौकरी में गए और जिस फील्ड में आपने, जहाँ सिग्नलिंग वाला हुआ तो सिग्नलिंग में चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चले गए तो सर्किट बनाने वाले। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थे लेकिन आपका पूरा पोस्टिंग या ट्रांसफर केमिकल डिपार्टमेंट में हो गया, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने क्या, इसीलिए आपको केमिकल के भी कुछ पार्ट पढ़ाए जाते हैं, थर्मोडायनेमिक और सब चीजें आपको पढ़ाई जाती है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं सब धीरे 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 पीछे होते चला जाता है, और उसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सहूलियत के हिसाब से आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये काम आना ना आना तो जो चीज बनाई गई है, तो आपके ऊपर जिन लोगों ने डिसाइड करके जो पैनल बना वो बहुत सोच के बना, जबरदस्ती नहीं बना, वो आपके माइंड को एज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। क्योंकि अभी आप हर चीज याद कर सकते हैं, हाँ आपको प्रेशर जरूर महसूस होता है, लेकिन नो पेन नो गेन एक वर्ड याद कर लीजिए। अगर आपको पेन नहीं दिया गया तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप बहुत बड़ा सिंपल सा वर्ड है, आपको अगर कोई चीज गेन करनी है तो पेन लेनी पड़ेगी। आराम करना बहुत आसान है, कुर्सी बैठ जाओ आराम से सोते रहो, पूरे टाइम सोते ही रहो। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सन 2014 में मेरे शरीर का वजन 105 किलो था, 105 किलो। ठीक है, आज मेरे शरीर का वजन 80 किलो है। क्योंकि ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि भैया अपने शरीर को भी फिट रखना है, और शरीर को तो इसके लिए फिर आपको ये नहीं कि मैं खा के सोता रहूं, क्योंकि पहले क्योंकि इंजीनियरिंग में आदत हो जाती है। इंजीनियर जो आप भी है, मैं अपने बारे में, इंजीनियर कभी नहीं सुधरेगा, पहले भी वही था और आज भी वही है और भविष्य में भी रहेगा। ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये स्वभाव है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए तो एक ऐसा कल्चर बना हुआ है, इंजीनियर चाहे कितना भी टॉपर हो, मैं भी कह रहा हूँ मैं भी टॉपर रहा, लेकिन जब अब इंजीनियरिंग एडमिशन होने का हम पढ़ाई उसी दिन करते हैं, एक दिन पहले पेपर का। भले खुद आज पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो घूम फिर के वहीं आ जाता है और पढ़ता उसी दिन है जिस दिन पेपर होता है। उस दिन पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती है, पूरी रात पढ़ते हैं और फिर अगले दिन कर भी आते हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जिनका मेंटल थोड़ा वीक होता है वही डाउन होता है, अदरवाइज सारे कर आते हैं पूरा। ठीक है, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये जब चीजें बनाई गई ना तो प्रेशर आपको पेन दिया जा रहा है और उस पेन की वजह से ही आप उसको सीख रहे थे। डीएसपी हो सकता है कि आपका उसका इंटरेस्ट ना हो, आपके काम ना आए, लेकिन उससे आपके माइंड में सिग्नल सिस्टम एक हुई, लेकिन हो सकता है कि ऐसी नौकरी लग जाए जिसमें उसी की जरूरत पड़े। तो जब आपका जड़ ही मजबूत नहीं होगा तब आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना, तो हमेशा इस बात को रखो, सारी चीजें बनाई गई है तो उसको पीछे पीछे किसी जिन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों को पूरी पैनल, अकेला आदमी नहीं बनाता कभी भी, पूरी पैनल होती है। अभी हम लोगों ने सन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लेके आए हम लोग सन 2019 में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंदर हमने ये सोचा कि जो चीज मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, ये ट्रेनिंग मैंडेटरी क्यों करी गई है कि कॉलेज और से भाई पढ़ाई एक अलग चीज है, जब फील्ड में जाते हैं। मैंने अभी आपको बोला पीसीएम के बारे में बोला, ठीक है, हमने कभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारी उतनी सीरियस नहीं थी पहले, तो हम लोग पहुंच गए, मेरी पोस्टिंग हो गई बीएसएनएल में, चलो भाई कर लेते हैं। वहाँ पे गए, फील्ड में गए और मेरी पोस्टिंग ट्रांसमिशन रूम में कर दिया। अब मेरे पास मेरठ से फोन आया और देहरादून से फोन आया और उसने कहा पीसीएम को लूप कर दो। पीसीएम पढ़ा तो था मैंने, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो हम लोग कल बात कर रहे थे, लेकिन वो कह रहा पीसीएम को लूप कर दो। पीसीएम कहाँ होता है भाई? तो थ्योरी में तो बड़ी बड़ी चीजें थी जो हम बता रहे थे, तो वहाँ पीसीएम कुछ नहीं था, सिंपल एक वायर था, हमने जो दिखाया ना कल आपको, वो वायर निकलेगा तो वायर ही पीसीएम है। अब जो कुछ हो रहा सर्किट के अंदर हो चुका, तो उस वायर को लूप करने का मतलब उस वायर को आपस में जोड़ के रिटर्न बैक कर दो मेरे को, ये बोलना कहने का मतलब है। तो दो वायर होता है ना, एक जाने का और आने का, तो ना लूप कर दो, जोड़ दो आपस में। तो पूरे रैक के सामने खड़ा था, और क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो, और इंजीनियरिंग का नौकरी लगने के बाद की जो ट्रेनिंग, अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो हम लोग सीरियस नहीं लेते, नौकरी लग गया क्या होगा, कोई जाने वाला नहीं, कोई परेशानी नहीं, नौकरी कटेगी तो नहीं। ठीक है, लेकिन जब मैं खड़ा हो गया फील्ड में और मेरे को उस समय पहली बार हम लोग को शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक लाइनमैन आया, उसने तुरंत निकाला, वो कह रहा पीछे हम लोग, उसने एक केबल निकाला और केबल उठा के दोनों जोड़ के दिखा दे, सर लूप ऐसे होता है। और वो अंदर अंदर इतना वो हंस रहा था, देखो इंजीनियरिंग करके आया है, नहीं पता पीसीएम किसको लूप किया जाता है। तो ये चीज तब हमें रियलाइज, तब मैं उस चीजों को अब क्योंकि उस फील्ड से जुड़ने लगा। मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में रहा था और मैं सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत एक्सपर्ट था, तो सॉफ्टवेयर मेरा धीरे धीरे सीखते चला गया, अब मैं इस फील्ड में आया धीरे धीरे।
और सन 2006 में तो रही सही कसर भी पूरी हुई। जो कहानी मेरी लाइफ ने टर्न ली वो इसी वही अभी बताने जा रहा हूँ। उसने उठा के मुझे आईटी में डाल दिया। मेरा आईटी से कोई लेना देना नहीं। वही मैं बताना जा रहा था कि जब मेरे से जब प्रोजेक्ट दिया गया, जो पांचों लोग थे उन्हें किसी के जानकारी नहीं थी कंप्यूटर साइंस की। और इंजीनियरिंग हमने कैसे पढ़ा था मुझे भी पता कैसे पढ़ा था। लेकिन क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे पता था कि हम पूरे हिंदुस्तान में नाम कमा सकते हैं, तो हम सबने हाँ कर दिया। ठीक है। और उन्होंने बोला कि कंप्यूटर, जो हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसने पूछा कि क्या आप सब लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो हमने तो भाई, ने तो पढ़ाई जरूर था लेकिन फिर हमने कभी खोल के भी नहीं देखा था कि उसमें पुराने व्हाइट बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो हमने कहा सर हम लोग नहीं, सबने एक साथ कहा हमने नहीं करा। कोई बात नहीं, आपको पहले 15 दिन का टाइम दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो पहले आप 5 दिन आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को आप काम करें। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ट्रेनिंग दिया गया, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर ऑन ऑफ भी नहीं किया था। आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस जमाने में हमने एक सेमेस्टर में पूरा कंप्यूटर के सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम कभी लैब में जाके प्रॉपरली कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे किया जाता है सब कुछ नहीं देखा था। किया नहीं, होने के बाद भी तभी मैं कह रहा हूँ पता नहीं कैसे हम लोगों ने वो सब्जेक्ट पास किया। क्या ये सरप्राइज होता है, आज भी मैं सोच के हैरान होता हूँ। खैर वो तो समय था। तो हम लोग, उन्होंने भेज दिया जेड कैरियर एकेडमी। एक कंप्यूटर वाले होते थे पहले, बड़ा पॉपुलर, शायद आज भी होंगे। ठीक है। उसमें तो कनॉट प्लेस में दिल्ली में उसका एक बड़ा सेंटर था। तो हम पांचों लोगों को वहाँ भेजा गया। पहला दिन था, पूरा टीवी चैनल बहुत उसमें थे और जो भी मीडिया सब खड़े थे। देखो भाई ये 5 लोग हैं, प्रधानमंत्री जी पहली ऑनलाइन बोला है, ऑनलाइन सेवा शुरू करने जा रहे हैं, सारे एलआईसी का पैसा जमा करने, ये लोग 5 है। तो हमने बड़ा अच्छा लगा, फूल माला सब कुछ, देखो भाई ये लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जब उसमें बैठे, जो हमारा ट्रेनर था वो पूछा आपसे, हम लोगों से पूछा कि आपको कंप्यूटर में क्या आता है। हमने कहा हमें कुछ नहीं आता जी। ठीक है। तो मैं कोई बात नहीं, उसने हमें सिखाया, जो चीज सिखाया, हाँ हंसते हंसते फूले। उसने कहा कंप्यूटर हाउ टू ऑन हाउ टू शट डाउन, ये पहले उसने बताया। उसके बाद कंप्यूटर जब ऑन हुआ तो उसने कहा देखो मेक डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, चेंज डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। तो पहले दिन बड़ा अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीडिया थी और नई चीज थी, कंप्यूटर भी अब काम के पर्पज सीख रहे थे। ठीक है। लेकिन हमें टाइम कम मिला था, 5 दिन, तो पहला दिन तो ऐसे निकल गया। शाम को हम सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ हम अलग नहीं हो सकते, तो हम बैठे हुए थे सारे लोग वहीं पे, हमारा गेस्ट हाउस था कनॉट प्लेस के पास में ही है, जनपथ रोड के पास में। तो वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे रात में। फिर हमने सोचा सर एक बात बताओ, ये सिखा रहा चेंज डायरेक्टरी नेट डायरेक्टरी, लेकिन हमारा काम, हमें ये बोला गया है कि कोई पैसा बड़ौत में जमा करेगा उसका पैसा मेरठ के कंप्यूटर में जमा होना है, कोई पैसा बागपत में जमा करेगा उसका मेरठ के कंप्यूटर में जमा होना। हमारा काम तो ये करा गया, तो मेक डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी से पैसे कैसे जमा होगा, ये हमारे मन में पूरा सवाल था पूरी बैठ होते। ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन फिर आ गया, तो अगले दिन फिर वो बताने लगा कैलेंडर कैसे देखते हैं। ठीक है ना। और 2-4 चीजें इधर उधर की चीजें बताने लगा कि वो उसका फोटो था कि मैं कंप्यूटर में थोड़ा सा पारंगत हो जाऊं। तो हम सबको पसीने से, क्योंकि हर दिन रिपोर्ट देना होता था कि आप कितना काम प्रोग्रेस हुआ। और दिन मिले थे 5, एक दिन तो पहले निकल गया, दूसरे दिन लंच के टाइम में हम लोग वहीं से अपने डायरेक्टर को फोन किया, सर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि हम लोग, लग नहीं रहा कि हम लोग कर पाएंगे, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन प्रोजेक्ट डाटा वो बहुत समझदार था, वो तुरंत समझ गया, वो आईटीएस होते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस बंदे थे, सत्यपाल जी थे, बाद में सीएम गुजरात रिटायर्ड हुए। तो उन्होंने तुरंत एक ट्रेनर को बुलाया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आज एक ट्रेनर आ रहा है, कल आपको 3 दिन वो देगा, अभी आप कंप्यूटर के बारे में सीख लीजिए, आपके लिए वहाँ कंप्यूटर को बताने के लिए बताया गया। ठीक है। वो जो ट्रेनर आज भी हमारे जिंदगी में लाइफ में है, उनकी बड़ी अच्छी सी बुक है, क्या नाम है उनका? स्टीफन ब्राउन, उसकी बुक होती है, जिन्होंने बीएसडीएल पे बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है। और हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो होती है उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, हो सकता है कि आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो मैं राइट, ये बुक है अवेलेबल आज की डेट में नहीं, क्योंकि मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 16-17 साल पुरानी। स्टीफन ब्राउन हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन बीएसडीएल लैंग्वेज की कोई बुक है, वो बनाई हुई है, बड़ा पॉपुलर है वर्ल्ड में उनकी। ठीक है। तो आप देखना होगा, आप मिलेगा। ठीक है। उसको खुद आए स्टीफन ब्राउन करके, और उन्होंने हम लोगों से सेम सवाल पूछा, आप लोगों को कंप्यूटर में क्या आता? फिर हमने वही जवाब दिया, सर हमें कुछ नहीं आता। और उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो मतलब हम वो चीज़ सिखाएं, कंप्यूटर आना आप तो सीख ही गए होंगे। हमने कहा हाँ सर, वो 2 दिन से ही बता रहा आना आप कैसे करना वो करना।
कह रहा ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि कुछ शब्द हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने आज आपकी ट्रेनिंग जब शुरू की तो मैंने कहा कुछ शब्दों को समझो, आईटी किसको बोलते हैं, टेलीकॉम किसको बोलते हैं, इंटेलिजेंट किसको। उसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से दूसरी जगह वो चीज़ भेजना चाहते हो तो कुछ टर्म्स हैं आपको सीखने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले ये समझो कि इंटरनेट होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन का मतलब क्या है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली बात करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने आज की तरफ, आज तो बहुत आसान है, ऑनलाइन बैठो, सिमुलेटर अवेलेबल है जो मैं सारा यहीं बैठ के आपको ट्रेनिंग में सिखा दूंगा। तो उस समय हमारे पास में सफ़ेद रंग के 5 कंप्यूटर उसने मंगाए, पूरे 5 कंप्यूटर लाओ। उन्होंने 2 कंप्यूटर सामने रखे, ठीक है, एक कंप्यूटर इधर रखा, दूसरा कंप्यूटर इधर रखा। ये तीसरे दिन की बात है जब स्टीफन ब्राउन हमारे सामने मौजूद थे। कहा ये उस समय 2 कंप्यूटर, उन दोनों कंप्यूटरों को उन्होंने जोड़ा। सबसे पहले इन दोनों कंप्यूटर को जोड़ा। कहा इन्हें जोड़ेंगे कैसे, आज की तरह नहीं यूएसबी पोर्ट है एक लगाओ फट जाओ, उसमें कोई पोर्ट नहीं होता था। उन्होंने उस समय नई नई चीज शुरू हुई थी, तो दोनों कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक काम पोर्ट RS-232 नाम का काम कम्युनिकेशन पोर्ट था, वो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने लगाया और उसे कहा इससे जुड़ेगा आपको। ये दोनों कंप्यूटर ऐसे जुड़े, उसके केबलिंग के स्पेसिफिकेशन भी उन्होंने बताई हमें, और हम बाद में आपसे बताएंगे कैसे क्या। जब उन्होंने कहा 2 कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तब आप इस बात के लिए एबल है कि अपने इस कंप्यूटर से निकलकर इस कंप्यूटर में पहला काम आप ये कर सकेंगे, द फर्स्ट वर्क आप कर सकेंगे जो आपका 2C, आप अपने इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। अगर आप ये जुड़े हुए हैं तभी इस कंप्यूटर से ये जो वायर है जो आपके आ रहे हैं, इस वायर से आप उस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं उन सारे चीजों को देख सकते हैं, ऐसे ही घर वाला भी देख सकता है, पहला काम। दूसरा काम भी कर सकता है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई चीज पड़ी हुई है, इसको उठाकर इसकी कॉपी आप इधर डाल सकते हो, ठीक है ना, इसकी कॉपी आप दूसरे साइड डाल सकते हो। तो ये आपको इसको बोलेंगे हमने देना, टू गिव। पहले क्या, टू सी, दूसरे को बोला टू गिव। और तीसरा, इसमें कोई चीज पड़ी है उसको उठा के आप अपने कंप्यूटर में ला सकते हो, टू टेक। यानी अगर 2 कंप्यूटर आपस में एक वायर से जोड़ दिया जाए तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को देख सकते हैं, उसमें कोई चीज पड़ी है उठा के अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं, आपके पास कोई चीज पड़ी उस कंप्यूटर में डाल सकते हैं। कहते हैं यही इंटरनेट है। इंटरनेट इज नथिंग, 2 कंप्यूटरों को जोड़ना, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि जब जोड़ देंगे तो ये भी संभव है कि आप एक दूसरे की वीडियो भी देख सकते हैं। उन्होंने कैमरा भी लगा के दिखाया, वो अमेरिका के थे तो उसमें एडवांस था उनका। अपलोडिंग, उन्होंने इसका नाम भी दिया, एक दूसरे को देखने को बोला उन्होंने, नेट सर्फिंग। अगर आप वहां से कोई चीज ला रहे हो उसको डाउनलोड या डाउन स्ट्रीम बोल देंगे, अपने से कोई दे रहे हो अपलोड या अप स्ट्रीम बोले, ये तीनों चीज मिला के इंटरनेट कहलाती है। और इंटरनेट की उन्होंने डेफिनेशन बताई, वो आपका होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बहुत सारी चीजें बोली। तो ये सारे कंप्यूटर का आपस में जुड़ना, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करना बाय ह्यूमन, ह्यूमन मशीन कर रही है लेकिन इसे मैनेज ह्यूमन कर रहा है, तो ये सब इंटरनेट कहलाती है। उन्होंने फिर क्या किया, कैमरा भी लगा, स्पीकर भी लगा, कि सारी चीजें उन्होंने दिखाई। तो हमें तीसरा दिन बहुत ही सुपर लगा कि हाँ इन्होंने बड़ा अच्छी चीज बताई है कि क्या होता है। आज के लिए बहुत आसान है, उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, कि हमने कभी बुक्स में नहीं पढ़ी। मैंने कभी भी इंटरनेट या कंप्यूटर क्या होता है बुक्स, मैंने अपनी जिंदगी की कहानी बता दी, उसके बाद भी हमने नहीं पढ़ी। जब हमने काम करना शुरू किया, खुद डेवलपमेंट किया, और आज हम 2 लोग इंटरनेशनल ट्रेनर बन चुके हैं। और पूरे सॉफ्टवेयर का अभी हमने हाल में ही एक आईटी का साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स किया है अभी, 10 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में, इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है उसमें। आईटी आईटी सबसे बड़ी संस्था होती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, जो सिर्फ WHO यूनेस्को होता है, ठीक है। तो हमने उसको दिया है, तो हम, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हम लोग आईटी में जाके इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं आज की डेट में, बहुत आसान लगता है आज की डेट में, ठीक है। तो ये उस दिन सो के बड़े चैन से सोए, और फिर रात को फिर बैठे होटल में, भाई 3 दिन निकल गया, एक तो समझ में आ गई। अब अगला सवाल है कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जोड़ेंगे तो होगा। अगले दिन अब दिमाग में, अब रात में हमारे समान दिमाग में आया, यार एक यही तो अगल बगल कंप्यूटर रख के जोड़ दिया, बड़ा आसान है। अब हमें ये बोला गया कि बड़ौत से जो कंप्यूटर में जो भी कुछ करेंगे वो मेरठ के कंप्यूटर में होगा, जो बड़ौत और मेरठ के बीच की जो दूरी है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। इतना लंबा केबल बिछाएंगे। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि इतनी लंबी केबल कैसे बिछेगी यार, इतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, 60 किलोमीटर में एक दिन में तो होगा नहीं, और आप 15 दिन में कह रहे हो ये करना है। तो फिर इस बात हम सभी लोगों ने सुबह ब्राउन सर के सामने खड़े हो गए, सर आप बताइए, हमारे मन में डाउट है, जैसे मैं रोज पूछता हूँ, आप लोग पूछते नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा कोई मन में डाउट कब पूछी। हमने कहा सर हमारे मन में एक ही चीज नहीं समझ में आ रही है
आपने बताया बड़ा अच्छा है, लेकिन एक कंप्यूटर यहाँ और वहाँ, तो क्या इतनी दूर हम केबल डलवाएंगे? हम तो इतना तो बहुत टाइम लगेगा। वो लगे हंसने, कहने कोई केबल नहीं डलवाना है भाई, ये जो टेलीफोन लाइनें जो बिछाए हो, केवल फोन हैंडसेट बदल के कंप्यूटर लगाओ, और कंप्यूटर के अंदर एक मॉडेम लगाना पड़ेगा। मॉडेम का मतलब उन्होंने जो चीज मैंने कल बताई थी, और ये वाला कंप्यूटर दूसरे एंड पे भी कंप्यूटर लगेगा और मॉडेम लगेगा, एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़ जाएंगे। दिस इज द इंटरनेट। फिर हमारा दिमाग काम कर गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उनकी ये दो छोटी सी चीजें जो बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने करके दिखाया, चौथे दिन में और पांचवें दिन में ही हम लोगों ने इसको कर भी लिया, कि कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ हमें समझना था कि करने कैसे है। बाकी सॉफ्टवेयर में सब उन्होंने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। ये नेटवर्क पीसी को उन्होंने कहा, इसको बोलेंगे नेटवर्क पीसी। एक पीसी मान लो मेरठ में, एक गाजियाबाद में। हाँ, बीच में क्या है कि एक यहाँ पे एक पीसी होगा, दूसरे साइड बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, तो यहाँ पे बीच में एक स्विच की जरूरत पड़ेगी। जैसे लैंडलाइन टेलीफोन में मैंने बताया, तो एक स्विच आपको लगाना पड़ेगा जो सारे कंप्यूटरों की भाषा को समझ सके, ठीक है ना, और दूसरे साइड में चल सके। ठीक है, तो ये हमें आपका लाइन आपकी वही रह गई जो हमारे पास उस समय तक 2003 तक हमारे पास में लैंडलाइन मोबाइल की शुरुआत हो चुकी थी। तो हमने सारे लाइनों पे वन बाई वन करके देखा। सबसे पहले हमने लैंडलाइन पे जोड़ के देखा कि भाई केबल बिछी हुई है, इस पे भी देखते हैं, सफलता मिली। उस समय एक WLL सेवा थी, CDMA फोन। ये हमारा वायरलेस केवल उस टावर तक ही होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी सारे लाइन आपका आगे कनेक्ट हो गया। मोबाइल भी उसमें एक और टेक्नोलॉजी मोबाइल की भी आई थी, और ये भी क्या होता है हम डिस्कस कर लेंगे। तो कहने वाला दो तरह के मोबाइल उस समय होते थे, CDMA टेक्नोलॉजी, GSM टेक्नोलॉजी, फिर और आपको जोड़ दिया। तो हमने तीनों लाइन कर लिया, और सबसे पहला जो इंटरनेट हमने जोड़ा लैंडलाइन पे। ये चीज़ हम सीखने के बाद हमने पहली लाइन लैंडलाइन पे जोड़ा। तो लैंडलाइन पे जो पहला इंटरनेट था उसको हमने डायल अप सर्विस के नाम से बोला गया। ये जो हमारी पुराने जो टेलीफोन लाइन है उसी पर इंटरनेट दे, इसको हमने डायल अप नाम दिया। और एक बार अगर आपने साइकिल वो बना लिया बैलगाड़ी, तो साइकिल चाहिए, साइकिल बन गया तो फिर क्या चाहिए भैया, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल आ गया, बाइक आ गई, बाइक आ गई तो भैया सीसी बढ़ाने लगे, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 1000 सीसी, मतलब स्पीड की बात होने लगी। यानी जो हमने पहला इंटरनेट दिया था प्रैक्टिकली, उसकी स्पीड केवल 56 kbps थी, क्योंकि जो हमारा साउंड था उसको हम 56 kbps में कन्वर्ट कर सकते थे। ये हमारी उस समय की व्यवस्था थी इंटरनेट की, जो भी ये हमारी लाइनें थी। ठीक है, बाद में इसी स्पीड को बढ़ा के हमने ISDN किया, जिसमें स्पीड ये लिख भी देते हैं आपको, ये था 56 kbps की। ये जो हमारी लाइन थी, उसे प्रॉपर लिख देता हूँ। पहले मैं सारे क्या क्या हो सकता था लैंडलाइन में डेवलप, वो मैं लिख देता हूँ। पहले ISDN हुआ, ISDN के बाद DSL आया। DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और डिजिटल ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। जो आज आप इंटरनेट पे इतनी आसानी से दूर से बैठ के हम जो सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, सन 2005-6 में BSNL ने ब्रॉडबैंड लाया, जिसको ब्रॉडबैंड के नाम से बोलते हैं। उस ब्रॉडबैंड का जो टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग DSL बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बदल दिया है। दैट्स ओके। केबल सर्विसेज, केबल सर्विसेज का मतलब कई घर, कई ऐसे एरिया थे जहाँ पे हम लैंडलाइन सीधा नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन केबल टीवी पहुंची हुई थी, उस लाइन पे भी हम लोगों ने इंटरनेट दे दिया। और आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइबर को घर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये लैंडलाइन का माइग्रेशन हुआ है इंटरनेट के स्वरूप में। पहले केवल बात करने के लिए पहला इंटरनेट दिया, जब इंटरनेट आया तो फिर हमने बढ़ाते 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 आज हम FTTH, फाइबर टू द होम, आपके घर में फाइबर पहुंचाया जा रहा है, जो आप बिल्कुल अवेयर है। ठीक है, एक सेवा और हमारी शुरू की गई थी, PLC, पावर लाइन कम्युनिकेशन। पावर लाइन का मतलब बिजली की लाइन, सीधी सी बात बोले बिजली की लाइन पे, क्योंकि बिजली सभी के घरों में है, बिजली की लाइन सबके घरों में गई हुई है, तो क्यों ना हम अलग से लाइन बिछा के इतना खिचर पिचर कर रहे हैं, क्यों ना बिजली के लाइन पे ही दे दिया जाए। ये टेक्नोलॉजी भी BSNL ने सन 2011 में लाया था, लेकिन BSNL चूंकि महानगर में नहीं था, तो हम इसको देने में, जबकि इसका सबसे कम खर्चा था, कोई केबल नहीं बिछाना, सब बिजली की लाइन फैली हुई है भाई, थोड़ा सेटअप करना है पहुंच जाएगी। लेकिन परेशानी क्या थी, क्यों ऐसा सफल क्यों नहीं हो पाया, जब कम पैसे कुछ भी नहीं था तो भी? उसका सबसे बड़ा कारण था बिजली ही नहीं आती भाई, दोगे कैसे? ऐसा तो 24 घंटे बिजली आती रहे, वो जब दिन आएंगे तब देखी जाएगी। फिलहाल अभी तो बिजली इंडिया के अंदर 100% नहीं है फुल टाइम, तो ये समस्या है। इसलिए इंटरनेट, जब बिजली पे हम डिपेंड हो गए, जब बिजली रहेगी तभी आप इंटरनेट कर पाएंगे। लेकिन महानगर में रिलायंस कम्युनिकेशन जो पुराना वाला है, MTNL जो है रिलायंस का, मुंबई में
बीपीएल के नाम से ये सेवा भी उसने दे रहा है, क्योंकि यहाँ की जो पूरी बिजली है मुंबई की वो सारी रिलायंस की है। तो उसने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, बीएसएनएल से लेते हुए पूरे उसने कंपनी में बांट दिया। ठीक है, शुरुआत बीएसएनएल ने करी, लेकिन इसका एडवांटेज शुरू नहीं मिला। बीएसएनएल ने भी 4G की पूरी टेक्नोलॉजी सारी शुरू करी, लेकिन इसका एडवांटेज दूसरी कंपनियां उठा रही है। बीएसएनएल को अभी तक लाइसेंस नहीं, को भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये सारी ये सेवाओं का नाम बोले गए। अब इसमें जो इंटरनेट की स्पीड थी वो किसका माइग्रेशन कैसे शुरू हुआ वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहला इंटरनेट जो हमने दिया था वो केवल आपका इस पे डायलअप पे दिया था, और ये जो इंटरनेट था केवल 56 kbps का था। ठीक है, दूसरा जो इंटरनेट आईएसडीएन था ये दो तरह के थे, 124 kbps का। ठीक है, दो कैटेगरी बनाई गई थी, और दूसरा था 2 Mbps की, यानी 2048 कह सकते हो kbps, या 2 Mbps अगर बोले केवल साफ भाषा में 2 Mbps की स्पीड है। आईएसडीएन डीएसएल आया, इसने तो कमाल कर दिया भाई। इसने 256 kbps से हमने शुरू किया था, और जब हमने 256 kbps से शुरू किया तो पहली बार हम एक दूसरे को वीडियो भेजने में सफल रहे। और वीडियो और फोटो जब भेजने लगे तो दुनिया आपके सामने है। यहाँ पे आप मेरा वीडियो भी देख पा रहे हैं, मेरा साउंड भी देख पा रहे हैं। मल्टीमीडिया शुरू हो गया, क्योंकि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 200 kbps की स्पीड की जरूरत थी। तो उस समय हमने 256 पहला दिया, पहला ब्रॉडबैंड डीएसएल टेक्नोलॉजी का दिया। और आज की डेट में ये आपका 24 Mbps जो बीएसएनएल को ही लाए ना, उससे हम 24 Mbps को दे सकते हैं। ठीक है, केबल में भी सेम था 256 है, इसको लिख रहा हूँ। फाइबर में आज की डेट में आप कम से कम 2 Mbps से इंटरनेट शुरू कर सकते हैं, और अभी तक सारी कंपनियां 10 Gbps तक इंटरनेट दे सकती है, अभी किसी को मिल नहीं रहा है। और बीएसएनएल के पास अथॉरिटी है 400 GB, ओनली बीएसएनएल नॉट अनदर कंपनी। और बीएसएनएल इसको 1000 Mbps का भी अचीवमेंट कर लिया है, जीबीपीएस नॉट Mbps, जीबीपीएस। ये सारे चीजें ग्रोथ हुआ है आज की डेट में। तो ये शुरुआत मैं इसीलिए बड़े प्राउड के साथ बोलता हूँ, जब शुरुआत की गई थी जो एलआईसी वाली लाइन, वो सबसे पहले उसका हम पार्ट रहे हैं। उसी से शुरू की गई थी कि पहले हमने जितने भी एलआईसी ऑफिस थे, जब उद्घाटन हो गया तो सारे एलआईसी ऑफिसों को हमने जोड़ा। उसके बाद हमने इंटरनेट की सेवाएं देनी शुरू करी पब्लिक को। 2000 में 6 में आके पूरा लाइफ चेंज हो गया, और आज आपके सामने है, आपकी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये उस समय की बात थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो आया, नेक्स्ट जो लाइन थी हमारी, वो हमारी पहले क्लीन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है मोबाइल पे पीएलसी हो गया। मोबाइल पे हमारी जो सेवा थी वो हमारी डायलअप कहलाई। एक उस समय हम लोग जब इसको सेवा दिए थे तो एक हमारा डोंगल आता था, अभी भी आता है, डोंगल लगाओ तो इंटरनेट होने लगा। फिर उसी समय हम लोगों ने एक फायदा उठाया कि क्यों ना हम लोग टेलीफोन डायल करना कंप्यूटर से ही करना शुरू कर दें। उसके पहले नहीं था, तो इसको हमने इसको ईवीडीओ बोला, ईवीडीओ बिल्कुल इंटरनेट के लिए। और तीसरा जब ईवीडीबीसी में ले आए तो हमारा जो बात करने का भी टेलीफोन से ही कॉल सेंटर बहुत पॉपुलर हुए इसकी वजह से। और बीएसएनएल ने सन 2013 और 11 में ही 4G लॉन्च कर दिया था वाई मैक्स के नाम से। मार्केटिंग नहीं आती थी, लेकिन हमारे उस समय के जो भी गवर्नमेंट थी उनके मन में क्या था, उन्होंने सारी जो वाई मैक्स जो सेवा है वो गाँव में लॉन्च किया। और एक चीज़ और आपको बता दूं, रिलायंस ने जो इंटरनेट की सेवा दी है, अभी आगे भी देते हैं, वो 4G नहीं है, 3.95G है। लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी एग्रेसिव थी कि पब्लिक के माइंड में सेट हो गया वो 4G दिया है। लेकिन जो बीएसएनएल ने पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, जिस दिन देगा वो 4G देगा, उसकी सेवा से कई गुना बेहतर आपको फील होगा। वो हमारे मोबाइल में आएगा कि उसने मोबाइल भी शुरू किया था। तो वो जो सेवा ये अच्छा किया है। और जो लास्ट वाली जो सेवा है उन्होंने जो शुरू की है, 6 नंबर, दिस इज द LTE। ये हमारी जो है 4G के बीएसएनएल दे रहा है, LTE एडवांस देगा तो 4G को। जो LTE था वो 3.95G था, 9.95G, राइट। ठीक है ना, तो ये हमारा उनका वो था। और जो एडवांस आ गया वाई मैक्स का, जो एडवांस आ जाए वो 4G। देर आर टू टेक्नोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू द 4G। वन इज द LTE, अनदर इज द वाई मैक्स। तो LTE जो है, सिंपल जो LTE और वाई मैक्स की बात करें तो ये नॉर्मली 3.95G है, जो कि बीएसएनएल ने कभी नहीं कहा। जब उसने 2013 में तब भी नहीं बोला कि हमने 4G दिया, उसे पता है कि वाई मैक्स सेवा दिया है, दिस इज 3.95G। लेकिन उसी का दूसरा टेक्नोलॉजी LTE 3.95G का ही
जब रिलायंस ने दिया तो इतना शोर शराबे के साथ दिया कि सबको लगा 4G है, और आज भी हम उसको लेकर खुश रहते हैं कि हम 4G है। बेसिकली वो 4G नहीं है। अब उसी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस सब ऐड हो जाएगा तब ये 4G कहलाएगा। ठीक है ना। और सबसे एक लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात आज बोलूंगा, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कि मान लीजिए आप कोई लैपटॉप खरीद के ले आते हैं, सपोज करो आप में से कोई है जो, अगर दो लोग अनम्यूट, एक अनम्यूट हो जाए, कोई भी पॉसिबल है? एनीवन? पिंटू आर यू देयर? सूर्यकांत, देवेश, कौन है? यस सर। सूर्यकांत, चलो सूर्यकांत एक छोटा सवाल है, जाते जाते पूछूंगा, तो पहले हम बंद कर देते हैं। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीद के ले आए, खूब बढ़िया लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का, और अपने हॉस्टल में आ गए या घर पे आ गए। आपके इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है ना। तो आपने अपने दोस्त को कहा, मान लो आपके दोस्त सूर्यकांत को मान मान लेते हैं, ठीक है ना, पिंटू को मान लेते हैं, ठीक है, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपने कहा भाई देख यार, मैंने आज लैपटॉप खरीदा है, बहुत अच्छा लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, इसकी कीमत ये है, वो सारी चीजें आप उसको बताना शुरू करते हैं, राइट। ठीक है। तो पिंटू जी ने कहा टीवी खोलो। जब आपने टीवी खोला तो मोदी साहब कह रहे हैं, मित्रों, ये जो सूर्यकांत जी ने लैपटॉप खरीदा है, ये फ्री में बांटा जाएगा इनके कॉलेज आपको। तो आप बताओ आपका रिएक्शन क्या होगा? और जो चूंकि इन्होंने खरीद लिया, इनको नहीं मिलेगा। यस। सर शौक लगेगा। शौक लगेगा, कुछ कर नहीं सकते, उसकी कीमत नहीं कुछ हो सकती। हेल्पलेस। बिल्कुल हेल्प, जैसे सही बात है, बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जो चीज आपने खरीदी, अब वो आपके लिए अपना सामान है, चाहे जितने में खरीदी, बाद में सिचुएशन क्या बदल दी, डजेंट मैटर। वो आपके लिए 50,000 का लैपटॉप था तो 50,000 का ही रहेगा, वो सारा चीज आप करेंगे, वो आप उसको वो नहीं कर सकते। तो उसी तरह से रिलायंस ने एलटी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी का जो सारे कॉन्सेप्ट बिछा रखा है, उसी में एक्सटेंडेड है, मतलब उसको 5G जैसा यूज कर सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी 5G नहीं हो सकती। ठीक है। उसी तरह से बीएसएनएल ने भी जितने भी केबलें डाली हुई है, सब कुछ डाला है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसको मॉडिफाइड करता है। अरबों रुपए का जमीन में केबल पड़ा है, टावर लगे हैं, उखाड़ के नहीं फेंक सकता, मॉडिफाइड कर सकता है। तो अब जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, बीएसएनएल अब 4G लगाने के कुछ में नहीं है, लेकिन जबरदस्ती गवर्नमेंट करिए लगाओ, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन अब बीएसएनएल ने भी ये ठान लिया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएंगे जो 6G को सपोर्ट करेगा। तो एमटीएनएल से शुरुआत की जा रही है। तो एमटीएनएल क्या करेगा, जो 5G की टेक्नोलॉजी 6G, ताकि ये उसे पता है कि हम अभी लगाएं और टेक्नोलॉजी बदले में उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। लेकिन रिलायंस की कंडीशन बेहद खराब हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो भी कंपनी देगी, रिलायंस भले कहे कि मैं 5G दे रहा हूँ, लेकिन उसकी बैकग्राउंड लाइन है वो आपकी वही रहेगी। वो इतने इतने 3 लाख करोड़ रुपए का करीब लोन हो चुका है, वो इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है। तो दैट सिचुएशन समय के साथ बदलती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब जो नई टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत सारे चेंज आएंगे। और एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा था, वो भी जब आने वाला है, तो ये 4G 5G भी भूल जाओगे, वो अपने आप में एक अलग वो है, फैक्टर है। तो ठीक है। आज हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा माइग्रेशन का जो शुरुआत कैसे की गई थी, एक लीज लाइन के थ्रू शुरू की गई थी जो बागपत बड़ौत में, और उसका एक मैं हिस्सा रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा प्राउडली फील होता है बताते हुए। उसके बाद आप आज सब लोग इंटरनेट कर रहे हैं, और उसका किस तरह से चेंज होते होते लैंडलाइन में भी, मोबाइल में सेवाओं का नाम बदलते जा रहे हैं, अब पूरा का पूरा लाइन बदला जा रहा है। तो जो कल का सेशन होगा उसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के 3 या 4 थ्योरी और बच रही है, फिर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल शुरू होगा। ये भी मैं प्रैक्टिकल की तरह ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो, जितना मैंने अभी डिस्कशन किया उसमें अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो सेशन को ओवर करें, नो क्वेश्चन? सर छोड़ो श्रीकांत। सर ये जो आपने कहा कि मतलब बीएसएनएल डायरेक्ट 6G तक सपोर्ट करने के लिए एमटीएनएल का टेक्नोलॉजी ला रहा है। हम्म। तो सर इसमें और अभी जो 4G आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था, आपको अभी कौन सा वीडियो दिखाया मैंने? स्मार्ट बिल्डिंग वाली वीडियो दिखाई थी मैंने आपको? नहीं सर। आप पहले दिन वीडियो नहीं देखा था एक दिन? स्मार्ट का मतलब क्या है, 5G का मतलब क्या, क्या वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों स्मार्ट ने? कम्युनिकेशन वाला वीडियो दिखाया दिखाया था। था ना? हाँ। दिखाया था ना? उसमें मैंने क्या चीज, उसमें क्या बताया गया कि आपको जगह जगह अंटीना लगाना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम जगह जगह टावर लगा रहे थे, ठीक है ना, हर कंपनी अपना अलग अलग टावर लगा रही थी। ठीक है।
और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इतना ज़्यादा टावर अगर लगा देंगे तो ह्यूमन इफेक्ट भी होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये डिसाइड किया गया टावर एक होगा, उस टावर से नियर बाई जहां जहां सिग्नल का आरएफ प्लानिंग वो प्लानिंग किया जाएगा, तो आपको टावर उतने लगाने पड़ेंगे और सारी कंपनियों का टावर एक ही होगा। तो ये फायदा होगा 5G में कि जो टावरों का झंझट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आप चाहे किसी भी कंपनी में रहें, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ की सेवाएं सबकी एक बराबर ही मिलेंगी। तीसरी बात, आपके पास ये ऑप्शन होगा, 4G 5G सारी सुविधाएं होंगी, आप अपने पैसे के हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से वो चीज खरीद सकते हैं। अब सूर्यकांत एक बात बताओ, मार्केट के अंदर मारुति कार भी है, आरडी कार भी है, BMW भी कार भी है, ठीक है ना? आप कौन सा कार खरीद सकते हो, खरीदना पसंद करोगे, कैसे प्लानिंग करोगे? सर फाइनेंशियल कंडीशन को देख के प्लानिंग करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हर आदमी अपने फाइनेंस के हिसाब से चॉइस करेगा, ठीक है? अभी तक क्या हम माइग्रेशन के दौर में चल रहे हैं, अभी हमारी इंटरनेट स्पीड उस लेवल तक नहीं पहुंची है। तो अभी कभी सिग्नल गायब हो जाता है, कभी स्पीड में कमी हो जाती है, कभी डाटा कम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अभी हम उस स्टेप में नहीं है। लेकिन जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो अब आपके पास ऑप्शन होगा, अपने मुझे जरूरत है भैया केवल 2 Mbps में ही मेरा काम हो जाए, मैं क्यों 100 Mbps के लिए पैसा दूंगा, मेरा इतने से ही काम होता है। उस हिसाब से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे 5G में, जो कि अभी नहीं है। 4G में ऑप्शन नहीं, 4G में ये ऑप्शन है इतने रुपए में इतना डाटा ले लो, वो ऑप्शन है, लेकिन स्पीड का भी वो भी नहीं, वो 2 Mbps ही मिलेगा, 2 Mbps ही मिलेगा। लेकिन जब आपका वो होगा तो आप बिल्कुल इस बात को फ्री हैंड होंगे कि आपको एक मान लो 500 रुपए का वो कर दिया, तो भाई मुझे इसमें 2 Mbps का लोगे तो इतना स्पीड में चालू हो जाएगा, 3 का लोगे इतना नहीं, आपके पास ऑप्शन होगा। आप चाहोगे अब केवल मुझे बात करना है, तो मैं 4G सिग्नल में ना बात करके या 5G सिग्नल में ना बात करके मैं 3G में बात कर लेता हूँ, 3G में पैसा ही नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि 5G में चार्ज लगे और 3G में पैसा ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सब ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल होंगे जो 5G में, जो आपको बहुत जल्दी, और आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, दिसंबर, इस साल के दिसंबर तक वेट करिए, सब कुछ आपको सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कुछ मन में आ रहा हो सवाल? चलिए, संडे को भी आप लोगों ने बड़ा धैर्य से सुना, बड़ी अच्छी बात है, ताकि ये समय तक चलता रहे तो प्रोजेक्ट भी बना पाएंगे आप लोग आसानी से, ठीक है? तो आराम से अब सोइए, बहुत ज़्यादा सर्दी है, कर्फ्यू भी लगा होगा बाहर, आज तो सारा बंद है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.